नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। कुंडली में नक्षत्रों का स्थान, नक्षत्रों का प्रभाव क्या होता है और कौन सा नक्षत्र किस तरह से जातक को अपने प्रभाव में लेता है, उसके बारे में अभी बातें चल रही है। नक्षत्रों की श्रृंखला में आज का नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, मतलब सूर्य इसके स्वामी हैं और इसके देवता हैं 10 विश्वदेवा। मतलब विश्वदेवा जो 10 हैं वो 10 के 10 ही इस उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के देवता हैं। 10 जो विश्वदेवा हैं वो हैं क्रतु, दक्ष, वसु, सत्य, काम, काल, ध्वनि, रोचक, आद्रव और पुरुरवा। ऐसे 10 विश्वदेवा उनके देवता हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र धनु राशि के अंतिम भाग में आता है और उत्तराषाढ़ा का प्रथम चरण ही सिर्फ धनु राशि में आता है, बाकी 3 चरण मकर राशि में आते हैं। सूर्य के 3 नक्षत्र, पहला नक्षत्र है कृत्तिका जो कि मेष राशि के अंतिम भाग में आता है। कृत्तिका का भी एक ही चरण, मतलब प्रथम चरण सिर्फ मेष राशि में आता है। सूर्य का दूसरा नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, वो सिंह राशि के आखिरी चरण में आता है और उत्तरा फाल्गुनी का भी सिर्फ प्रथम चरण ही सिंह राशि में आता है, बाकी के 3 चरण कन्या राशि में। इसी तरह उत्तराषाढ़ा का भी प्रथम चरण धनु राशि में आता है, बाकी 3 चरण मकर राशि में आते हैं। तीनों ही नक्षत्रों के जो एक एक चरण हैं वो अग्नि राशि में आते हैं और बाकी के 3 चरण स्थिर राशि में आते हैं। और उत्तराषाढ़ा का जो प्रथम चरण है वो धनु राशि है, अग्नि तत्व की और गुरु प्रधान राशि, गुरु की राशि है, बृहस्पति की राशि है। अब प्रथम चरण के बारे में आज हम बात करेंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, उसका नैसर्गिक स्वभाव है विद्वान, नम्र और धार्मिक और मध्यम गुणों वाला। अब ये तीनों ही गुण गुरु के हैं क्योंकि गुरु की राशि है और गुरु के राशि के अंतिम भाग में ये नक्षत्र के प्रथम चरण आता है। गुरु की विद्वत्ता, गुरु की नम्रता और गुरु की धार्मिकता, ये तीनों ही बातें दिखाई देती है। फिर 10 विश्वदेवा है, उन 10 में से जिस समय जातक का जन्म हुआ है और चंद्रमा अगर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में है तो उस समय कौन से देवता, इन 10 विश्वदेवा में से उस समय कौन से देवता जागृत थे, उसके अनुसार उस जातक को फल मिलेगा या उसके अनुसार उसका प्रभाव उसमें दिखाई देगा। सूर्य का नक्षत्र होने से सूर्य के गुण भी दिखेंगे, तेज और कहीं ना कहीं घमंड और उच्चाधिकार, वर्चस्व और कहीं ना कहीं लीडरशिप, अर्थात एक नेतागिरी, नेतृत्व और धार्मिकता। अब मान लो चंद्रमा अगर इस नक्षत्र के प्रथम चरण में है धनु राशि में, तो उस व्यक्ति का मन कैसे होगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, तो उस व्यक्ति का मन विद्वत्ता की तरफ जाएगा, नम्रता की तरफ जाएगा और धार्मिक भी रहेगा। और जो विश्वदेवा उनके जागृत होंगे उसके अनुसार उसमें गुण दिखाई देंगे।
फिर सूर्य के गुण भी दिखाई देंगे। उसके मानसिकता की है बात ये। अब जो ग्रह इस नक्षत्र में होगा, जिस भाव का होगा, उसके अनुसार उस भाव के फल उसको मिलेंगे। कई बार देखा जाता है कि नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं होता। अब ऐसे में आप नक्षत्र का क्या प्रभाव देखेंगे जातक के ऊपर? तो ऐसे में ये देखना होगा कि जो नक्षत्र, मान लो आप उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की बात कर रहे हैं, तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के ऊपर उसके समसप्तम अर्थात उसके 7वें भाव में, उस स्थान से 7वें भाव में जिस स्थान पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आया है, उस स्थान से 7वें भाव में जो ग्रह बैठा होगा, उस ग्रह की दृष्टि 180 डिग्री पे उसकी कहाँ पे जा रही है। अगर इस नक्षत्र पे जाती है और मान लो इस नक्षत्र का वो स्वामी हो, जैसे सूर्य हो, तो वो सीधा अपने नक्षत्र को देखेगा और उस व्यक्ति को, सूर्य जिस भाव का स्वामी है उस भाव में सूर्य के उस उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के भी कहीं ना कहीं गुण दिखाई देते हैं। बहुत आंशिक गुण होते हैं क्योंकि सूर्य की अपने ही नक्षत्र पर दृष्टि जा रही है। इस तरह प्रत्येक नक्षत्र के लिए जिस नक्षत्र पे कोई भी स्वामी या कोई भी ग्रह नहीं है, उस नक्षत्र, क्योंकि 27 नक्षत्र तो पूरे हमारी कुंडली में है, लेकिन सभी 27 नक्षत्रों पर तो कोई ग्रह नहीं हो सकता ना। नक्षत्र पे सिर्फ 9 ही नक्षत्र पे ग्रह होंगे, बाकी नक्षत्र तो खाली होंगे। लेकिन नक्षत्रों का प्रभाव तो हमारे जीवन पर पूर्णतः पड़ता है। तो ऐसे में ये अगला भाव देखा जाता है कि कौन से नक्षत्र पर कौन से ग्रह की दृष्टि हो रही है। मान लो इसी नक्षत्र पे सूर्य स्वतः हो और सूर्य अगर भाग्यस्थान का स्वामी हो। भाग्यस्थान का स्वामी कब होगा? जब धनु लग्न होगा। तो धनु लग्न में भाग्यस्थान का स्वामी सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में लग्न में ही विराजमान है। तो ऐसे में क्या होगा? व्यक्ति का भाग्य चमकेगा भी और उस व्यक्ति में, उसके व्यवहार में, यह मन का नहीं भाव आ रहा है, यहाँ पे उसके भाग्य का भाव आ रहा है। वो विद्वान भी होगा, नम्र भी होगा, धार्मिक भी होगा और देवताओं का भी उसमें गुण दिखाई देगा, सूर्य का भी गुण दिखाई देगा, क्योंकि उसका भाग्य ही लग्न में है। और ऐसे में अगर गुरु, जो कि लग्न स्थान का स्वामी है, वो भी अगर वहीं पे है, तो स्वगृही का लग्नेश भी है, तो वो व्यक्ति भाग्यवान भी होगा और धार्मिक भी होगा। अब ये जो बातें हैं, ये सिर्फ इस नक्षत्र के बारे में बता रही हूँ। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जो बात मैं नक्षत्र से कह रही वो उसी नक्षत्र के बारे में होती है, पूर्ण कुंडली के बारे में नहीं होती। इसलिए कुंडली के बाकी ग्रहों को, बाकी नक्षत्रों को, बाकी राशियों को देखने के बाद ही पूर्णतः इसका फल बता सकते हैं। अब मान लो एक ही नक्षत्र पर 2 ग्रह हैं। अब इस उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो कि सूर्य का है और गुरु के राशि में है, यहाँ पर अगर बुध आ जाए तो बुध और सूर्य की सम है और कहीं कहीं मित्रता भी दिखाई देती है, क्योंकि जब बुध आदित्य योग होता है तो मित्र का स्वरूप माना जाता है। और गुरु की राशि है तो गुरु के साथ बुध की मित्रता नहीं है, लेकिन धनु राशि में बुध के हमेशा सकारात्मक गुण दिखाई देते हैं। जो बुध की बुद्धिमत्ता है, अगर लग्न में ही बुध है तो उस व्यक्ति में उसकी बुद्धि कहाँ तक पहुँच सकती है। अगर सूर्य भी वहाँ है, बुध भी वहाँ है और लग्न में गुरु नहीं है लेकिन सूर्य बुध है, तो उस बुध आदित्य योग की वजह से, जो कि धनु राशि में बन रहा है, उस व्यक्ति की विद्वत्ता, उस व्यक्ति की नम्रता, एक आप सोच भी नहीं सकते कि जो व्यक्ति एक विद्वान
विद्वत्ता का काम करता है, विद्वान है, वही व्यक्ति इतना धार्मिक भी है और वही व्यक्ति इतना नम्र भी है। जैसे कई बार देखा जाता है कि जो विद्वान होते हैं उनमें कहीं ना कहीं घमंड आ जाता है, और धार्मिकता होती है तो विद्वत्ता कम होती है, विद्वत्ता होती है तो धार्मिकता नहीं होती, या वो नास्तिक होते हैं। लेकिन धनु राशि में अगर बुध है तो व्यक्ति धार्मिक भी होगा, नम्र भी होगा, विद्वान भी होगा। लेकिन अगर वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है तो घमंड भी उसमें होगा। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझेगा कि जो मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ वो कोई नहीं कर सकता। हालांकि कई बार, क्योंकि अगर मान लो लग्न स्थान का गुरु वो अगर अच्छी पोजीशन में है, अच्छे स्थान पर है, तो उसका घमंड भी लोग स्वीकार कर लेते हैं, या उसके घमंड को भी लोग इतना बुरा नहीं मानते। लेकिन अगर लग्न स्थान के स्वामी गुरु की अवस्था या गुरु का स्थान, गुरु की राशि मान लो अच्छी नहीं है या ठीक नहीं है, तो उसके घमंड को लोग उसके पीठ पीछे, सामने तो कोई नहीं बोलेगा लेकिन पीठ पीछे उसको बहुत बुरा कहते हैं या उसकी बुराइयां करते हैं। ये थोड़ा अलग भाव हो जाता है। अगर मान लो, क्योंकि धनु लग्न में मंगल पंचम स्थान का स्वामी होता है, तो मंगल का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। मंगल कौन सी जगह पे है, मंगल का भाव क्या है, मंगल की अवस्था क्या है, मंगल कौन से नक्षत्र पे है। तो इस धनु लग्न में मंगल कारक ग्रह होने की वजह से मंगल का बहुत ज़्यादा हाथ रहता है, और मंगल की प्रभाव, कुप्रभाव या सुप्रभाव, तीनों ही बातें धनु लग्न में दिखाई देती हैं। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो कि धनु लग्न का है, उसके बारे में आज हमने बात की। कल बात करेंगे इसके अगले 3 चरण की, जो कि मकर राशि में आते हैं। आज के लिए इतना ही। और एक बात फिर से मैं दोहराना चाहती हूँ, क्योंकि कमेंट्स में जो लोग अपने डेट ऑफ बर्थ कमेंट्स में लिखते हैं, कृपया वो कमेंट्स में ना लिखें, व्हाट्सएप पर लिखें, ताकि आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जो जन्म का विवरण है वो पूरी तरह, मतलब जिस मामले में आपका जन्म नक्षत्र या आपका जन्म डिटेल्स, जन्म विस्तार, क्या पता आपकी कुंडली में क्या रहस्य है, वो मैं नहीं चाहती कि प्रत्येक कुंडली, जिस व्यक्ति की भी कुंडली हो, उस व्यक्ति को ही उसकी कुंडली के बारे में ज्ञात होना चाहिए। ये कोई बाहर समाचार वाली बात नहीं है जो हर व्यक्ति हर एक की कुंडली के बारे में जाने। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो भी आप आपके जन्म डिटेल्स लिखें वो व्हाट्सएप पर लिखें। आज के लिए इतना ही, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन बजाइए, और कमेंट्स आपके सुझाव हो वो भी अवश्य लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।